चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। मुंह में छाले हुए हैं, बोलने में थोड़ी तकलीफ है, अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोगों ने मालवा के पठार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मालवा के पठार की आंसर राइटिंग करते हैं और एमपीपीएससी मालवा के पठार या मध्य प्रदेश की स्थलाकृतियों से जिस प्रकार के प्रश्न पूछता है उसी फ्रेम में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूं, बेसिक चीजें एक बार फिर से समझ लो जिससे कि आंसर राइटिंग और अच्छी हो पाए। मध्य प्रदेश के भूगोल को अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो मध्य प्रदेश की सभी स्थलाकृतियां मुझे कुछ अलग दृष्टि से दिखाई देती हैं। जैसे अगर मैं मालवा के पठार को पढ़ाने वाला हूं तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मालवा का पठार जब बना था तो उससे पहले मध्य प्रदेश की कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन चुकी थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनी हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में उससे पहले बन चुकी हैं तो हो सकता है कि मालवा के पठार का निर्माण जिस पदार्थ से हो वो उन स्थलाकृतियों को दबा दे जो मालवा के पठार से पहले बनी हुई हैं। और यह संभव है कि जब मालवा का पठार बन जाए और मालवा के पठार के बाद जो स्थलाकृतियां बन रही हैं वो मालवा के पठार को दबा दें। तो मालवा का पठार जब बना था तब उसने मध्य प्रदेश की कौन कौन सी स्थलाकृतियों को दबा दिया और मालवा के पठार के बाद जो कुछ बना उसने मालवा के पठार को कितना दबा दिया। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना समझनी होगी, यानी मध्य प्रदेश में जो चट्टानें बिछी हुई हैं उनके सीक्वेंस को समझना होगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टानें और हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था वो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। इन्हें पैतृक या प्राथमिक चट्टानें कहते हैं और यह आग्नेय चट्टानों का रूप थी। वर्तमान में या तो ये आग्नेय के रूप में मिलती हैं या रूपांतरित के रूप में मिलती हैं। अगर ये आग्नेय यानी आर्कियन चट्टानें अवसादी हो जाएं तो इनसे अवसाद के कारण जो चट्टानें नई निर्मित होती हैं उनको धारवाड़ कहते हैं। धारवाड़ के बाद कुडप्पा, फिर बनी है बिंद, फिर बनी है द्रविड़ियन। द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण तो हुआ था मध्य प्रदेश में पर अब वो मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों का निर्माण उनके विनाश से कम है, यानी निर्माण की दर कम है, विनाश की दर ज्यादा है। इसीलिए वर्तमान में जितनी भी चट्टानों की लिस्ट लगाई है उसमें द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं होती। उसके बाद बनी गोंडवाना, फिर बनी दक्कन ट्रैप, इसी दक्कन ट्रैप से मालवा का पठार बना हुआ है और फिर टर्सी क्रम की चट्टानें, यानी दक्कन ट्रैप से मालवा बना है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में गोंडवाना पहले आ गई, कोयला पहले आ गया, तो उसको किसने दबा दिया होगा? मालवा के पठार ने। और मालवा के पठार को किसने दबाया होगा? टर्सरी क्रम की चट्टानों ने, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ निक्षेप। अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए कि ये जो ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्राप्त हो रही थी। फिर इसमें अनाच्छादन का प्रोसेस हुआ, डेनुडेशन, जिसमें वेदरिंग और इरोजन हुआ होगा, हम समझ चुके थे पहले ही। अपरदन के कारण ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये अपरदित हुई या इन्होंने अपना रूप बदला किसी अन्य कारण से, तो इनके ऊपर जो नई चट्टानें बनी होंगी उनको हमने कहा धारवाड़। यानी कि अब देखो यहाँ पे धारवाड़ आ गई। धारवाड़ के बाद अगली क्रम की चट्टानें कौन सी बनी? तो कुडप्पा। कुडप्पा के बाद अगली क्रम की चट्टानें कौन सी बनी? तो बिंद। बिंद के बाद अगली चट्टानें कौन सी बनी? तो द्रविड़ियन। ये चट्टानें मध्य प्रदेश में प्राप्त अब नहीं होती। द्रविड़ियन के बाद अगली चट्टानें कौन सी बनी? तो गोंडवाना। गोंडवाना के अगली बार चट्टान कौन सी बनी? तो दक्कन ट्रैप। और फिर लास्ट में चट्टान कौन सी बनी? तो इसका जवाब है जलोढ़। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो कि यदि जलोढ़ को हटा दिया जाए तो दक्कन ट्रैप बाहर आ जाएगा और दक्कन ट्रैप को अगर हटा दिया जाए तो फिर गोंडवाना बाहर आ जाएगा। यानी मालवा के पठार से पहले मध्य प्रदेश में कोयले का निर्माण हो चुका है और कोयले का जो निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ था वो नदी घाटियों में हुआ था। क्योंकि जब भारत की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराई थी तो भारत की प्लेट में कई सारी दरारें हो गई। जैसे किसी दर्पण में कोई तुम पत्थर फेंक दो तो वो दरारें हो जाती हैं।
उन्हीं दरारों को नदी घाटी कहा गया, जिसमें जल होकर बहने लगा था। मध्य प्रदेश में कई सारी नदी घाटियां हैं। सोन नदी घाटी, पेंच नदी घाटी, कान नदी घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, इनमें वो गोंडवाना की चट्टानें मिल रही हैं। अब गोंडवाना की चट्टानें जो नदी घाटियों में भरी हुई थी, उसके निर्माण के बाद बेसाल्ट बिछेगा और वही बेसाल्ट बाद में मालवा बनेगा। यानी मालवा के पठार से हमें ये नुकसान हुआ कि जो हिस्से में गोंडवाना की चट्टानें फंसी हुई थी, बेसाल्ट के बिछने से वो गोंडवाना की चट्टानें बेसाल्ट ने दबा दी। गोंडवाना को ही क्यों दबाया? उससे पहले जितनी भी चट्टानें बनी थी उसने सबको दबा दिया, जिसमें बिंद भी शामिल है, जिसमें धारवाड़ भी शामिल है। अब मध्य प्रदेश में जो बेसाल्ट फैला था वो फैला था पश्चिमी हिस्से से, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से से, महाराष्ट्र से आया फैलकर। तो बेसाल्ट की जो मोटाई होगी वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा होगी और पूरब की ओर जाते समय बेसाल्ट की मोटाई कम होती जाएगी। तो जहां पर बेसाल्ट ज्यादा मोटा है वहां करोड़ों सालों से अपरदन हो रहा है, लेकिन उस बेसाल्ट को नहीं हटा पाए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अभी भी मालवा यानी बेसाल्ट का मोटा लेयर जमा हुआ है और उसके नीचे हो सकता है गोंडवाना दबी हो, संभावना है। पर जब हम देखते हैं मालवा के पठार का विस्तार, तो यहाँ पर एक जगह है जिसे बोलते हैं गढ़पारा घाटी। इस गढ़पारा घाटी जो सागर के पास है, इसके बाद मालवा का विस्तार यानी बेसाल्ट का विस्तार देखने को नहीं मिलता। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस बेसाल्ट का फैलाव राजमहल की पहाड़ियों तक हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी इससे ढका हुआ था, लेकिन दूर तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो मोटाई है वो कम हो गई। परिणाम स्वरूप जब अपरदन हुआ तो जो मालवा का पठार बेसाल्ट से बना हुआ है, संभावना है कि इस पूर्वी हिस्से से अपरदित होकर हट गया। और जैसे ही मालवा का पठार अपरदित होकर हटेगा तो आपको मालूम है कि गोंडवाना की चट्टानें हैं वो सरफेस पे आ जाएंगी। इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगर आप देखोगे तो जो चट्टानें दबी हुई थी वो बाहर आ गई। इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कोयले का उत्पादन बड़ी अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो मालवा के पठार को इस दृष्टि से देखो कि इसने किस प्रकार की स्थलाकृतियों को दबा दिया है। विंध्याचल पर्वत मालवा के पठार ने ही दबाया है और विंध्याचल जो श्रेणी है उसी में सिगार है, उसी में दजारी है, उसी में जाना पाऊ है, उसी में काकरावर्डी है, उसी में सलकरपुन की पहाड़ियां हैं, भोपाल की सभी पहाड़ियां हैं। पर अब उसने चूंकि बेसाल्ट का रूप ले लिया है, बेसाल्ट ने उसको पूरी तरह से दबा दिया है और बेसाल्ट की जो श्यानता यानी गाढ़ापन है वो कम होता है। तो बेसाल्ट जहां जहां फैला वहां वहां समतल होता चला गया। अगर थिक होता, गाढ़ा होता तो वो शायद ऊंचाई ले लेता, लेकिन पतला था तो जहां वो फैला, जैसी स्तर करीब फैला उसने अपने आप को समायोजित कर लिया। जैसे किसी उबड़ खाबड़ कटोरे में तुम शहद डालो तो शहद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन उबड़ खाबड़ है, वो तो अपने आप को ऊपर से समतल कर ही लेगा। इसीलिए मालवा का पठार समतल प्राप्त होता है क्योंकि बेसाल्ट की श्यानता कम थी और उसने अपने आप को स्थलाकृतियों में समायोजित कर लिया। पर वो समायोजित करने में उसने बिंद की सभी चट्टानों को दबा दिया होगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आज समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा सर है ये बिंद है जो कि मालवा से पहले बन चुकी है, लेकिन मालवा बाद में आया मोबाइल की तरह। और इसके ऊपर मैं अगर ये रिमोट रखूं तो जरा देख के बताओ, ये जो रिमोट है ये मोबाइल के ऊपर है कि मेरे सर के ऊपर है? तो आप में से कई लोग विवाद करने लगेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये रिमोट मोबाइल के ऊपर है और कुछ लोग बोलेंगे ये रिमोट सर के ऊपर है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है और कुछ लोग बोलते हैं सिगार बिंद की सबसे ऊंची चोटी है। विवाद होना तो स्वाभाविक है। तो अगर आपको इसका जवाब आता है कि ये जो रिमोट है वो मेरे सर के ऊपर है कि मोबाइल के ऊपर है, इसका जवाब अगर आप सही ढूंढ पाओगे तो फिर उसका भी जवाब सही ढूंढ लोगे कि सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है या बिंद की। आशा करता हूं कि आप मेरे पॉइंट को समझ पाए होंगे। और मैंने आपको क्लास में ये भी समझाया था कि मालवा के पठार को लिखते समय कई सारी आपको कहावतें प्राचीन काल में प्रचलित हैं, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इत चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजाना।
दक्षिण दिशि है नर्मदा यही पूरी पहचान। यानी कि जो ये मालवा का पठार हमें दिख रहा है, इस मालवा के पठार में एक और चंबल नदी सीमा बनाती है, तो इत चंबल उत बेतवा, और नर्मदा इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, जिसे मैं आधुनिक काल में सोनाटा कह रहा हूं। सोनाटा का क्या मतलब समझाया था मैंने? सो का मतलब सोन नदी, NA का मतलब नर्मदा नदी, और TA का मतलब ताप्ती नदी। तो मैं ये कह सकता हूं कि नर्मदा की जो दक्षिणी सीमा है वो सोनाटा अक्ष के समानांतर है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये भी सिखाया था कि मालवा का नामकरण मालव जाति से हुआ है, और ये भी मानते हैं कि मालवा शब्द, जो मालव शब्द है, वो संस्कृत भाषा से आया, जिसका मतलब होता है देवी लक्ष्मी। तो ये अलग है कि मालवा को मालवा क्यों कहते हैं, इसके दो आधार हमें प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। एक ध्यान रखना कि मालवा का पठार अलग कॉन्सेप्ट है और मालवा का मैदान अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने समझाया। मालवा का जो मैदान है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। मध्य पंजाब में जो बिष्ट दोआब है, बिष्ट दोआब यानी ब्यास और सतलज नदियों के बीच में जो मैदान निर्मित होता है उसे बिष्ट कहते हैं। तो उस बिष्ट दोआब के दक्षिण में सिंधु से लेकर घग्गर नदी के बीच में जो मैदान मिलता है उसे हम मालवा का मैदान कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है और मालवा का मैदान पंजाब में है। यह भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। आगे आते हैं। अगर मालवा के पठार के जिलों की हम संख्या देखें तो ये जिले लिखे हुए हैं। इन जिलों को कैसे याद करना है वो आपको सिखाया है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये मालवा के पठार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, जिसमें मालवा का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। यह मालवा का प्रतिशत लिखा हुआ है कि वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। फिर हमने ये आपसे डिस्कस किया है कि जब आंसर राइटिंग मालवा के पठार की करो तो मालवा के पठार में ये देख लो कि किस किस डायमेंशन से प्रश्न बनेंगे। MPPSC इन्हीं डायमेंशनों का प्रयोग करती है। जैसे मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए, मालवा के पठार की भूआकृतिक विशेषताएं लिखिए, मालवा पठार की भूगर्भिक या धरातली विशेषताएं लिखिए। भूगर्भिक और धरातली का मतलब एक ही बात है। तो इस हिसाब से 3 प्रकार के प्रश्न तो हमको यहाँ दिख गए। फिर अगला प्रश्न पूछेगा मालवा के पठार के महत्व को लेकर, आर्थिक महत्व, धार्मिक महत्व, इंडिविजुअल पूछ सकता है कि मालवा के पठार का औद्योगिक महत्व बताओ। जैसे कर्नाटक के पठार का औद्योगिक महत्व पूछ लो, ऐसे ही मालवा के पठार का औद्योगिक महत्व पूछा जा सकता है। फिर कुछ सवाल जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कराए थे, जैसे ये मालूम होना चाहिए कि निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और किस सामग्री से हुआ, और ये मालूम होना चाहिए कि मालवा का पठार समतल क्यों है। इस पर भी मैंने डिटेल चर्चा की थी। आइए अब आंसर राइटिंग में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मैं क्लियर कर दूं, ये जो मैं यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं इन चारों के उत्तर बिल्कुल अलग होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आपको। अब इस प्रश्न को देखिए आप सभी बच्चे। यहाँ लिखा है मालवा पठार की धरातलीय या भूगर्भिक विशेषताओं को लिखिए। आप यकीन मानिए अगर यही प्रश्न में बदल कर लिख दूं कि धरातल की जगह लिख दूं भूआकृतिक विशेषता या मैं लिख दूं भौगोलिक विशेषता, तो इसके प्रश्न पूरी तरह से बदल जाएंगे। धरातली विशेषताओं में भूआकृतिक विशेषताओं के पॉइंट नहीं लिख सकते और ना ही भौगोलिक विशेषताओं के पॉइंट लिख सकते हैं। इसीलिए आंसर राइटिंग का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी किसी प्रश्न को देखो तो आप ये समझिए कि इसकी डिमांड क्या है। इसकी डिमांड है धरातली विशेषता। अब अगर इसमें कोई बच्चा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिख के आता है तो यकीन मानिए कि प्रोफेसर उसको 0 नंबर देगा। दुर्भाग्य ये है कि सभी जगह किसी भी स्थलाकृति को देखेंगे तो पहले अक्षांश देशांतर नोट्स में लिखे हुए हैं। वो लिखा है वो सही है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए कि वो अक्षांश और देशांतर इस प्रश्न में यूज ही नहीं करना है हमको। इसके जो डायमेंशन हो सकते हैं वो ये है। उसने हमसे धरातली विशेषता पूछी। मैं शुरुआत करूंगा। पहली विशेषता है स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप यानी लैंडस्केप। ये समतल मैदान की भांति है लेकिन संप्राय मैदान नहीं है। यानी आप ये बताना चाह रहे हो कि ये पठार समतल है लेकिन संप्राय मैदान नहीं है, क्योंकि संप्राय मैदान डेविस का ट्रिकोट है, ट्राइयो ऑफ डेविस, जो कहता है कि किसी भी स्थलाकृति को अगर नदियों के द्वारा अपर्दित करके बिछा दिया जाए तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं।
मध्य प्रदेश में संप्राय मैदान बुंदेलखंड है। मालवा संप्राय मैदान के अंतर्गत काउंट ही नहीं कर सकते। कुछ विद्वान कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि संप्राय मैदान में जो मोनार्ड नोक है वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है मालवा में, जैसे कि टोर बुंदेलखंड में प्राप्त होते हैं। इसीलिए दिखते जरूर है नहीं। ये है धरातली संरचना का पहला पॉइंट। अब इसका तो मैंने डिटेल आपको समझाया है। आंसर राइटिंग में तो आपको केवल लिख के आना है। अब नहीं समझ में आ रहा तो क्लास देखो पहले कि मालवा का पठार में क्या क्या मैंने बातें की आपसे। दूसरा है चट्टाने। तो चट्टाने कौन सी हैं? धरातली संरचना में चट्टाने दूसरा पॉइंट होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि यह लॉफी लावा से बना हुआ है। अब चट्टाने आग्नेय है, पूरा का पूरा मालवा का पठार ज्वालामुखी उद्गार से बना है, तो आग्नेय चट्टाने होंगी। अगर सरफेस पे आ गया तो लावा, अंदर रह गया तो मैग्मा। अब लावा भी कई प्रकार के हैं, तो जो हमारा मालवा पठार बना है वो किस प्रकार की लावा से बना है? लॉफी लावा से बना हुआ है। तो लॉफी लावा से निर्मित थोलेटिक बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। तो मालवा के पठार की अधिकांश जो बेसाल्टी चट्टान है वो थोलेटिक प्रकृति की है। अगला है ढाल। बताओ मालवा के पठार की ढाल कहाँ है? ये धरातलीय विशेषताओं में आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मालवा के पठार की ढाल है। फिर कहता है स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी। कैसी स्थलाकृतियां दिखती हैं तुमको? जैसे बुंदेलखंड में टॉर मिलता है, डाइक मिलता है, ऐसे ही मालवा के पठार में कैसी स्थलाकृतियां मिलेंगी? तो मैं बोल रहा हूँ टेबल टॉप पहाड़ियां प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ सूखी घाटियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए लिख देना गढ़पारा घाटी, सागर। फिर वो कह रहा है उच्चावच्ची दिशाएं बताइए, यानी कि टोपोग्राफिक रिलिप्स कैसा है उसका। तो मैं बोल रहा हूँ कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तंगुता कम हो जाती है, यानी कि अल्टीट्यूड, हाइट कम हो जाएगी। मालवा का जो पठार है वो दक्षिणी हिस्से में ऊंचा है और उत्तरी हिस्से में कम ऊंचा है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो मैंने क्लास में ये वाला डायग्राम आपको सिखाया था कि सोनाटा के अक्ष से शुरू होता है मालवा का पठार, और यहाँ विंध्यन पहाड़ियां हैं, तो स्वाभाविक है कि इसकी हाइट ज्यादा होगी, और जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो हाइट कम हो जाएगी। याद है आप लोगों को पढ़ाया था मैंने सेंट्रल हाईलैंड में। तो तंगुता अगर हम बात करें इसकी, तो तंगुता स्पष्ट रूप से हमको यहाँ दिख रही है। फिर हमसे कह रहा है कि इसमें अवसाद कैसे मिलते हैं। अब चूंकि इसमें दो प्रकार के अपक्षय हुए हैं, प्रारंभिक अपक्षय से काली मिट्टी बनी, द्वितीयक अपक्षय से इसमें पीडमेंट्स बने, तो ज्वालामुखी के अवसाद मिलते हैं, पीडमेंट्स के अवसाद मिलते हैं, और अब तो नदियों के भी अवसाद मिलने लगे हैं। जैसे चंबल ने बेहड़ीकरण किया है मालवा के पठार में, तो उस बेहड़ीकरण के दौरान अवसाद निकला होगा ना, वो नदियों का ही अवसाद तो माना जाएगा। निर्माण कैसे हुआ? शांत दरारी ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। मेरे हिसाब से धरातली संरचना में अगर आप इन पॉइंटों को लिख कर आते तो शायद है कि एक सही दिशा है। बाकी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते आप, शायद जैसे कि मैंने कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना तुंगता, ये गलत लिखा हुआ है। इसको तुंगता ऐसे लिखते हैं, है ना? तो ये गलत मान लेना, ये सही मानो, तुंगता ऐसे लिखेंगे। आशा करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे। अच्छा सर क्वेश्चन चेंज करो, कर दिया मैंने क्वेश्चन चेंज। चलो अब यहाँ पे धरातली संरचना के स्थान पर मैंने क्वेश्चन चेंज किया। अब मैं लिख रहा हूं कि मालवा के पठार की भूआकृतिक टोपोग्राफिक विशेषता। अब मेरी एक भी हेडिंग तुम पिछली हेडिंग से मिला नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अलग है। अब वो मुझसे टोपोग्राफिक विशेषताएं पूछ रहा है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। निर्माण काल क्रेटासियस में मेसोजोइक। निर्माण की प्रक्रिया शांत दरारी ज्वालामुखी उद्वेलन से हुआ है। निर्माण सामग्री लॉफी लावा से निर्मित थोलेटिक बेसाल्ट। चोटियां अगर देखेंगे तो सिगार जो कि सर्वोच्च है, बाकी मैंने नाम लिखे हुए हैं। पहाड़ियां देखेंगे तो खिनी अम्बा, सलकनपुर, काकरावर्डी, पिपियावन, ये सब पहाड़ियां हैं इसकी। सीमांकन देखेंगे तो गढ़पारा घाटी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अंशतः इसका सीमांकन होता है। वो आकृति है या नहीं है? कंटूर सीमांकन अगर देखेंगे तो औसतन 300 से लेकर 50 समुच्चता में दिखता है, और ढाल प्रवणता अगर देखेंगे तो 8 से लेकर 13 तक औसतन खासकर उत्तरी क्षेत्र में दिखता है। ये है इसका भू आकृतिक विशेषताएं, मैंने क्लास में डिस्कस किया है।
अब तुम्हें अगर ढाल, प्रवणता, कंटूर, सीमांकन नहीं समझ में आ रहा है, मेरी गलती नहीं है, क्लास ध्यान से नहीं की है आपने। क्लियर है? तो हर टॉपिक के बाद ऐसी आंसर राइटिंग होगी और आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलो मैं यहाँ पे प्रश्न चेंज करता हूं। अब मैंने प्रश्न चेंज कर दिया और प्रश्न मैंने ये लिख दिया है कि मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए, यानी अब जियोग्राफिकल आ गई है। समझना, आप समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे बदला है। यहाँ धरातली है तो आंसर मेरा अलग है, यहां मैंने लिखा है भूआकृति है तो आंसर मेरा अलग है, यहां मैं लिख रहा हूं भौगोलिक है तो आंसर मेरा अलग है। यहाँ भौगोलिक का मतलब है ज्योग्राफिकल है, तो पहले मैं सीमांकन लिखूंगा और सीमांकन भी ऐसा बताने का प्रयास करूंगा कि सामने वाले को लगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं मालवा के पठार का सीमांकन कर रहा हूं। उत्तर में टिहरे पठार, पूरब में गढ़वाड़ा घाटी, दक्षिण में सोनाटा अक्ष एवं पश्चिम में बूंदी की पहाड़ियां या उसके समकक्ष की पहाड़ियां अरावली से जुड़ी हुई। ये मेरा सीमांकन है कि मैंने मालवा के पठार को इस प्रकार से चिन्हित किया है, तो स्वाभाविक कंटेंट भी थोड़ा अलग लगेगा। हाँ, इसमें क्या अक्षांश देशांतर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैं तो सलाह दूंगा कि आप अक्षांश देशांतर में इस प्रकार का मैप बनाएं और अक्षांश और देशांतर लिख के चले आए ऐसे बना के डब्बा, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। फिर जिले के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मांगी है भौगोलिक तो बताना पड़ेगा ना कि कितने जिले, लगभग 18, 16 से 18 जिले होते हैं। कुछ पूर्णता है, कुछ अंशता है, एक दो के नाम लिख दो। अगर सबके लिख पाओ सबके लिख दो। अपवाह, तो अपवाह में नदियां ना लिखते हुए आप उसके प्रतिरूप को लिखो, ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे वृक्षाकार प्रतिरूप भी दिखता है, अध्यारोपी नदी बेसिन भी दिखते हैं, उदाहरण लिख दो नर्मदा और चंबल। समझ पा रहे हो? काली नदी, मृदा, काली मृदा मिलती है, इसीलिए इसे गेहूं की डलिया कहते हैं। वनस्पतियां, उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां फलाना ठिकाने से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद तुम्हें जो समझ में आया वो लिख दो। चलो इन तीनों को मिला के मैं एक प्रश्न बनाता हूं। किन तीनों को मिला के प्रश्न बनाने की बात कर रहा हूं? धरातलीय भूगर्भिक संरचना को मिला के, भूआकृतिक विशेषताओं को मिला के और भौगोलिक विशेषता, इन तीनों को मिलाऊं और एक प्रश्न बना दूं कि मालवा के पठार पर टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी में क्या करोगे कि जो धरातलीय संरचना की विशेषता है दो यहां से उठा लो, भूआकृतिक विशेषताओं दो उठा लो, भौगोलिक विशेषताओं दो उठा लो। कोशिश करना कि वर्षा तापमान भी लिख दो इसमें थोड़ा सा, कि सम जलवायु है, भाईयान ने बताया, ये ज्ञान है तुम्हारा। और मानव भूगोल में कृषि बता दो, उद्योग बता दो, दो चार पर्यटन बता दो, खनिज बता दो। इससे बेस्ट क्या आंसर हो सकता है? तो ये तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। चलो कुछ होमवर्क और देता हूं जो क्लास हुई है उससे तुम्हें कंप्लीट करना है। मालवा पठार के उप क्षेत्रों पर टिप्पणी करो, ये होमवर्क है। अगर नहीं कर पाओगे तो हम क्लास में इसको कराएंगे। मालवा पठार निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, ये एक होमवर्क है 7 नंबर में। मालवा पठार के आर्थिक महत्व को समझाइए, ये होमवर्क है 7 नंबर में। मालवा पठार के धार्मिक महत्व को समझाइए, ये होमवर्क है 7 नंबर में। मालवा पठार समतल क्यों है, इसको अब 7 नंबर में लिखना है। मालवा पठार को रोटी की डलिया क्यों कहते हैं, मालवा पठार में वस्त्र उद्योग विकसित क्यों हुए, मालवा पठार का औद्योगिक महत्व बताइए, और मालवा पठार को मालवा क्यों कहते हैं। ये हमने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, समझ में नहीं आए, एप्लीकेशन पे, जो तुम्हारे एप्लीकेशन पे लेक्चर डले हुए उनको देखो, समझो और आंसर राइटिंग करो। ठीक है, भेजना मुझे, आप नंबर लिखा हुआ है। चलो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हमारा होगा नर्मदा सोन घाटी।